इस वक्त जिंदगी मिलने की कवायद लगातार चल रही है। आपको सीधा लिए चलते हैं उस जगह पर जहां पर पिछले 17 दिनों से ये कवायद तेजी से चल रही है। 41 मजदूरों तक एनडीआरएफ के जवान पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षण के बाद उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और निकालने के लिए एक रैंप को क्रिएट किया गया है। एक मजदूर को निकालने से 5 मिनट का वक्त लगभग लगेगा और टनल के अंदर अस्थायी अस्पताल इस वक्त बनाया गया है। साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती वहां पर की गई है ताकि जैसे ही ये मजदूर वहां से बाहर निकले उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। जिंदगी की जंग और जद्दोजहद लगातार चल रही है। पुष्कर सिंह धामी लगातार बने हुए हैं वहां उस स्पॉट पर और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की नजर लगातार पूरे सिचुएशन और हालात पर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए 2024 की चर्चा हर ओर हो रही है, लेकिन बिहार की बात करेंगे। 2024 को लेकर के किसी और वजह से बिहार में चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी किया और इसमें हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की गई, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर भरपूर छुट्टियां दी गई हैं। अब इसे लेकर के बीजेपी ने नीतीश सरकार, जेडीयू और आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इसका खामियाजा मोहम्मद नीतीश कुमार और मोहम्मद लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ेगा। यानी बिहार में छुट्टियों वाले कैलेंडर ने कोहराम मचा दिया है। आखिर कैलेंडर में ऐसा क्या है, पहले वो जान लीजिए। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रामनवमी की छुट्टी को बिहार में खत्म किया गया है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज, जितिया पर छुट्टी अब बिहार में नहीं मिलेगी। मकर संक्रांति पर भी इस बार छुट्टी नहीं होगी। वहीं ईद और बकरीद की छुट्टियां वहां बढ़ाई गई हैं। ईद और बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी वहां घोषित की गई है। दरअसल बिहार में छुट्टियों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। तब विरोध की वजह से बिहार सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या हुआ था, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। पहले भी छुट्टियां कम करने पर विवाद हुआ। स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां घटाई गई थी। छुट्टियों को 23 से 11 दिन का किया गया। हिंदू पर्व की छुट्टियां कम करने का आरोप उस वक्त लगा। दुर्गा पूजा में टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोरदार हंगामा हुआ। शिक्षा विभाग को आदेश उस वक्त वापस लेना पड़ा। नीतीश कुमार की सरकार ने जो अब नया कैलेंडर जारी किया है उसमें चहलुम की छुट्टी है, हजरत मोहम्मद साहिब जन्म दिवस की छुट्टी है, लेकिन मकर संक्रांति, रामनवमी और शिवरात्रि की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्कूलों में 220 दिन की पढ़ाई जरूरी है। छात्रों को कुल 60 दिन की छुट्टियां मिलेगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। शिक्षकों को सिर्फ 22 दिन की छुट्टी मिलेगी। गर्मी की छुट्टियों में टीचर्स को स्कूल आना होगा। महापुरुषों की जयंती के दिन स्कूल खुले रहेंगे। और इतना ही नहीं, विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इसके साथ ही साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहेगा, जबकि यहाँ रविवार को विद्यालय खुला रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्थित स्कूल उर्दू विद्यालय की तरह रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश घोषित करना चाहते हैं तो डीएम से अनुमति लेकर के शुक्रवार को अवकाश घोषित किया जा सकता है। हालांकि जब हंगामा तेज हुआ तो आनंद फानन में बिहार सरकार ने छुट्टियों को लेकर के एक नया कैलेंडर जारी कर दिया और ये कहा गया कि उर्दू स्कूलों और सामान्य स्कूलों के लिए छुट्टियों के अलग अलग कैलेंडर है। यानी सरकार ने इस पर यू टर्न लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन सियासी हंगामा तो तब तक मच चुका था। इन तमाम वजहों को लेकर के बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर अब हमलावर हैं। क्या कुछ बार पलटवार चल रहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। बाहरी तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है
इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। मति भ्रम हो गई है बिहार सरकार की, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जैसे जैसे उम्र हो रही है, लोग कहते हैं बिहार में, यूपी में, कि उम्र बढ़ती है तो लोग धार्मिक हो जाते हैं। ये धार्मिक हो रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म की तरफ धार्मिक हो रहे हैं। ये हिंदू धर्म भूलते जा रहे हैं। एक काम करें, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा दें कि बिहार को इस्लामिक राज्य भी बनाने जा रहे हैं, प्रथम धर्म इस्लाम ही रहेगा। शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। ये महाशिवरात्रि से लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके बसंत पंचमी से लेकर करके होली दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बात आई थी, उसमें सुधार किया गया था। हम पूर्ण तरह से, हमको भरोसा है और हम पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि नेता के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से नेता इस पर सुधार की बात करेंगे। बीजेपी तो ऐसे ही बिदंगड़ा पार्टी है, बिदंगड़ा पार्टी है, तो इस तरह से बात कर रहे हैं। इनको देखिए, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, नीतीश कुमार ने 2024 को लेकर के तैयारियां अब शुरू कर दी है। बिहार के लिए वो पहले ही कह चुके हैं कि 2025 में वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। और अब नीतीश ऐसे दाव चल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि नीतीश का फोकस है 2024। भीम सम्मेलन, दलितों का महाकुंभ, जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे के बाद अब बिहार में शराब पीने वालों और ना पीने वालों की गणना होगी। दरअसल बिहार सरकार ये पता लगाना चाहती है कि बिहार में आज कितने लोग शराब पी रहे हैं और कितने लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। 38 जिलों में बिहार सरकार ये सर्वे करवाएगी। हर जिले में कम से कम 2500 घरों का सर्वे होगा। नीतीश के मुताबिक 99% महिलाएं शराबबंदी के फैसले से खुश हैं। बिहार में 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। नीतीश का यह भी कहना है कि शराबबंदी को बंद वो नहीं करेंगे। 2018 में हुए सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब छोड़ा है। 2023 के सर्वे में यह आंकड़ा 1 करोड़ 82 लाख तक पहुंचा। नीतीश ने कहा कि 27% सड़क हादसों के लिए शराब जिम्मेदार है। हालांकि नीतीश कुमार के इस सर्वे वाले आदेश पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का दावा है कि नीतीश ने यह फैसला आरजेडी के दबाव में लिया। अब पुलिस की ओर से दिए जाने वाले आंकड़ों पर बात करें तो बिहार में शराब पीने को लेकर के क्या कुछ आंकड़े आए, ये भी आप समझें। अप्रैल 2016 से सितंबर 2023 तक 6,27,636 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा जमानत पर बाहर है। महज 1,522 लोगों पर ही कार्रवाई हुई है और इस दौरान पुलिस ने 2 करोड़ लीटर से ज्यादा शराब सीज किया है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार का इस कानून को लेकर के कोई और इरादा है? कुछ दिनों में इस कानून में काफी ढील दी गई। नकली और जहरीली शराब पीकर के लोगों की मौत होने की घटनाएं भी बहुत ज्यादा आम हो चली हैं। आरजेडी के कई नेता चाहते हैं कि कानून या तो खत्म किया जाए या इसमें कुछ और ढील दे दी जाए। लोकसभा चुनाव से पहले शराबबंदी पर सर्वेक्षण कराने के फैसले पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहां कहा यह जा रहा है कि नीतीश सर्वेक्षण के नतीजों से ज्यादा जोर शोर से इसका प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और ढील का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि अब जातिगत जनगणना के बाद बिहार सरकार एक और सर्वे करा रही है जो ये बताएगा कि बिहार में कितने लोग शराब पी रहे हैं और कितने लोग अब तक छोड़ चुके हैं। दरअसल शराबबंदी के बाद जेडीयू के साथ जो सबसे बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है वो है महिला वोटर्स का। महिलाओं ने शराबबंदी के फैसले पर नीतीश का साथ दिया और अब 2024 को देखते हुए नीतीश ओबीसी और दलित के साथ साथ महिलाओं को भी अपने पाले में रखना चाहते हैं। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम तो यही चाहते हैं कि आप ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण करें। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे तो लिमिटेड एरिया का टेस्ट करके आप लोग बोल देते हैं कितना हो गया।
हम तो चाहते हैं कि अब देखिए ना भाई, इस बार हम कैसे किए, जातीय आधारित गणना कराए ना, शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय। आज हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किए थे, कितने बड़ी 4 करोड़ के लोग करीब भाग लिए। हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग है, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, उन लोगों को देख लीजिए। 2024 को लेकर के एनडीए अपनी तैयारी इस वक्त कर रही है, तो वही बेहद कंफ्यूजन की स्थिति में इंडिया अलायंस भी इस बार मजबूत तैयारियों के दावे पेश कर रही है। ऐसे में कुछ सियासी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 2024 के लिए तीसरे मोर्चे की भी तैयारी पूरी हो रही है। चेन्नई में एम.के. स्टालिन और अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथन प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अचानक स्टालिन को वीपी सिंह की याद क्यों आई? क्या बीजेपी के सनातन दाव के सामने विरोधी मंडल पार्ट 2 को हथियार बनाना चाहते हैं? और आखिर अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में क्यों पहुंच गए? क्या वो कांग्रेस से अलग होकर के एक अलायंस तैयार करने की कोशिश का मुख्य किरदार बन रहे हैं? डीएमके की अभी तक की राजनीति तमिल भाषी और दक्षिण भारतीय राजनीति की धुरी पट्टी की थी। उसकी ओर से हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय, सवर्ण राजपूत और पूर्व पीएम वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण के ऐलान के साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर सियासी उठापटक के आसार थे। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी इतिहास के लिहाज से इसे लेकर के पशुपेश की स्थिति में थी। और ऐसे में अंदर खाने में तय ये हुआ कि वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए सिर्फ वहां से उनकी राजनीति के अनुयायी मुलायम के बेटे को न्योता देकर सियासत का दाव संभल कर चला पाए। देखिए, चेन्नई की प्रेसिडेंसी कॉलेज में वीपी सिंह की प्रतिमा लगी। डीएमके ने चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा लगवाई। अनावरण के मौके पर अखिलेश यादव को वहां पर बुलाया गया। किसी अन्य दल के नेता को नहीं बुलाया गया। दोनों ही दल इंडिया अलायंस में शामिल हैं। अखिलेश लगातार पीडीए का नारा लगा रहे हैं। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को सिफारिशों को लागू किया था। सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई। अखिलेश और स्टालिन की जुगलबंदी के मायने आखिर क्या हैं, वो भी आप समझिए। दक्षिण की धुरी पर उत्तर प्रदेश वाला प्रयोग आखिर क्यों हो रहा है, ये भी अहम सवाल है। क्या ये 2024 की बिसात पर नया गठजोड़ बनाने की कोशिश है? वीपी दाव से 2024 में मंडल पार्ट 2 कार्ड खेलने का प्लान आखिर क्या है? क्या इससे सामाजिक न्याय का नारा बुलंद होगा? क्या ये कांग्रेस को संदेश देने की एक कोशिश है? अखिलेश यादव के तमिलनाडु दौरे से सियासत किस तरीके से गर्म है, ये इन तमाम बातों से आपको साफ तौर पर समझ आएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज के फैशन स्प्लैश 2023 के दौरान मुस्लिम छात्राओं ने बुरके में रैंप वॉक किया, जो जमीयत के मौलानाओं को अखर गया। श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 24 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक दरअसल फैशन स्प्लैश 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एक्ट्रेस मंदाकिनी भी पहुंची थी और कुछ छात्राओं ने बुर्का और हिजाब पहन करके वहां कैट वॉक किया। अब इसे लेकर के मौलानाओं ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। जब कैट वॉक की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई तो मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि धर्म से जुड़े वस्त्रों को प्रदर्शनी में शामिल कर धार्मिक भावनाएं आहत की गई। अब इसे लेकर के जाहिर तौर पर नाराजगी इस वक्त जाहिर की जा रही है। स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सालिहा है सर। मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर, हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ। और रैंप पर बुरखों की, ये अबाया की रैंप वॉक की है। तो यहाँ पे कोई मुस्लिम मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुरखों का हिसाब रैंप वॉक कराई है। इसमें हमें सिर्फ ये एतराज है कि इन्होंने बुरके को उसमें इस्तेमाल किया है, बुरके को ढाल बनाया है। इसलिए जमीयत उलमा इसकी खास तौर से मजम्मत करती है, पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और जो है उन बच्चियों को भी हिदायत देती है कि अपने मजहब को इस तरीके से बदनाम न करें जिस तरीके से आपने किया है। इसलिए कि फैशन शो में बुरखा कभी फैशन में नहीं आया है। बुरखा जो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया गया। मैसेज देना है लोगों को कि फैशन में ये जरूरी कि फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए,
मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है उन्होंने, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो से बड़ी तकलीफ पहुंची है मुस्लिम समुदाय को और हमारी मुस्लिम खवातीन को भी। वहीं उत्तर प्रदेश में संकट और वनवास झेल रही कांग्रेस ने एक बार फिर से खुद को तैयार किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के तकरीबन 3.5 महीने बाद अजय राय ने अपनी टीम की घोषणा की है और इस टीम को देखकर के ऐसा लग रहा है जैसे ओबीसी कार्ड और राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले कार्ड का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। अजय राय की नई कमेटी में जहां क्षेत्रीय संतुलन साधा गया, वहीं उदयपुर चिंतन शिविर में ये घोषणाएं की गई जिसे लागू किया गया है। तकरीबन 68% से ज़्यादा भागीदारी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में दलित 23, मुस्लिम 22, ठाकुर 12, भूमियार 3, ब्राह्मण 16 और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं 44, जिनको जगह दी गई है। कार्यकारिणी में निषाद, पाल सहित अन्य जाति पिछड़ों पर भी जोर दिया गया है। टीम में युवा जोश बरकरार रखने के लिए तकरीबन 67% पदाधिकारी 50 साल से कम के रखे गए हैं। पुराने चेहरों पर दाव लगाने के बजाय नए चेहरों को मौका दिया गया और साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि पूर्व सांसद रवि वर्मा की बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा और पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को भी राय की टीम में जगह दी गई है। इसमें 16 उपाध्यक्ष और 7 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। पूर्व पदाधिकारियों का प्रमोशन होगा। नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है। नई कार्यकारिणी में 5 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं हैं। अब जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया तो वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो एक सवाल जो सबके जहन में है और सबसे बड़ा वो ये कि फिर उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस का भविष्य आखिर क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को 6 से 7 सीटों से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से अखिलेश कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अजय राय और अखिलेश यादव में खुल करके वार पलटवार हुए। ऐसे में कांग्रेस और सपा के रिश्तों में दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही और अब कांग्रेस के इस नए ऐलान के बाद से जाहिर सी बात है कि दोनों ही दलों में दूरियां अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई और सोसाइटी में एक साथ 2 लिफ्ट अटकी हुई हैं। 35 मिनट तक फंसे रहे तकरीबन 12 लोग। मेंटेनेंस वर्कर ने कॉल नहीं रिसीव किया। बीजेपी विधायक ने लिफ्ट कानून बनाने की अब इस पर मांग कर डाली है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी है। हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसी, जिसके बाद कई लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी है। हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई। सुरेश झा मेरे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में और उनसे ताज़ा जानकारी लेंगे। सोसाइटी में एक साथ 2 लिफ्ट अटकी, 35 मिनट तक ये लोग फंसे रहे। तकरीबन 12 लोग लिफ्ट में मौजूद थे। मेंटेनेंस वर्कर ने कॉल नहीं रिसीव किया। बीजेपी विधायक ने लिफ्ट कानून बनाने की मांग की। मेरे सहयोगी सुरेश झा इस वक्त ताज़ा जानकारी लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या अपडेट है और ये आखिर घटना किस तरीके से हुई, क्योंकि एक साथ दोनों लिफ्ट फंस जाना ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए सुरेश से दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सोसाइटी में एक साथ 2 लिफ्ट अटक गई, लेकिन लोगों को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाल लिया गया।